हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास में हम सॉल्व करने वाले एग्जांपल नंबर 12, जो बेसिकली आपके एग्जाम में दो बार पूछा गया है। एक बार पूछा गया था जुलाई 2019 में और एक बार पूछा गया था मार्च 2020 में। आज का जो क्वेश्चन है ये इसके पहले के जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं और जो भी मैंने बेसिक थ्योरी बताई है उन सबसे थोड़ा हटके है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस में अटकते हैं। मे बी पॉसिबल आपने भी शायद ये क्वेश्चन कभी ट्राई किया होगा और इसीलिए शायद आप देखने दोबारा आए हो। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, समझने का एक तरीका होता है। तो वो सॉल्व करने का और समझने का तरीका मैं आज आपको इस क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। और आप इसी चीज को लेके अगर आगे बढ़ोगे तो आपको समझने में, सॉल्व करने में कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं सवाल, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये चीजें जो है आप अपना करते रहना, बाकी मैं अपना काम करते रहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सवाल को समझते हैं क्या है। सवाल में लिखा हुआ है 1000 कर्मचारियों के एक समूह के मासिक वेतन, ध्यान से सुनना, मासिक वेतन का वितरण प्रमाण्य है। यहाँ पे देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने लायक वो ये है कि यहाँ पे बोला है कि हमारे पास 1000 कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों का जो मासिक वेतन है वो किसका वितरण मतलब कि अनुसरण करता है, तो प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है। फिर आगे बोला है कि ये जो वितरण है उसका माध्य है 15,000 रुपए और प्रमाप विचलन है 4,000। इस सूचना से मध्य के 60% कर्मचारियों के मासिक वेतन का अंतराल ज्ञात कीजिए। अब सवाल यह है कि ये 60% क्या दिया है और मासिक वेतन का अंतराल का मतलब क्या है। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे मैं कुछ बातें लिखना चाहूंगा जिससे आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अपने पास जो कर्मचारी है वो कितने हैं? 1000। ध्यान से सुनना, अपने पास जो है कर्मचारी वो है 1000 और इसी को हम एन से भी दर्शाते हैं। उसके बाद हमें सवाल में दिया हुआ है माध्य, जो दिया हुआ है आपका 15,000 और माध्य को हम दर्शाते हैं म्यू से। उसके बाद दिया हुआ है प्रमाप विचलन, क्या दिया हुआ है? प्रमाप विचलन। तो जो प्रमाप विचलन है आपका वो दिया हुआ है 4,000, बेसिकली जिसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। क्लियर है? फिर सवाल में बोला है कि बेसिकली हम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मासिक वेतन की। किसकी बात कर रहे हैं? मासिक वेतन की। ध्यान से सुनना। अब ये कैसे पता चला है? तो ये सवाल को ही पढ़ने से पहली लाइन से क्लियर हुआ था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मासिक वेतन का अनुसरण करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो मासिक वेतन है वो वितरण प्रमाण का अनुसरण करता है। अब बोला है कि 60% कर्मचारियों के मासिक वेतन का अंतराल ज्ञात करो। अब हमें देखो, एक बात याद रखना है कि हमें जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया होता है, मतलब ये है कि जिस इंफॉर्मेशन का हमारा प्रमाण वितरण होता है, यानी ये वाला जो वितरण प्रमाण है, ये जिस इंफॉर्मेशन का होता है वही हमारा बनता है एक्स। क्या बनता है हमारा? एक्स। राइट? तो यहाँ पे मासिक वेतन जो है हमारा वो क्या बन जाएगा? एक्स। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि मासिक वेतन का अंतराल तो दिया ही नहीं है, हमें उल्टा बोला है भाई मासिक वेतन का अंतराल ज्ञात करो। अब अंतराल का मतलब क्या होता है? यानी दो होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ध्यान से सुना, मासिक वेतन का अंतराल का मतलब है एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अब ध्यान से सुना, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे एक्स लेस देन, कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू यहाँ पे एक्स। राइट? लेकिन यहाँ पे दोनों को समझने के लिए एक को नाम देंगे एक्स और एक को नाम देंगे x2। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, जो आपका पूरा लाइन है उस लाइन को आप जरूर लिख देना, ताकि क्वेश्चन क्या होगा, एग्जामिनर जो होता है वो उसको कोई रीजन ना मिल जाए आपके मार्क्स काटने का। क्या लिख देना है? तो ये वाला लाइन, मध्य के 60% कर्मचारियों के मासिक वेतन का अंतराल। तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है पूरा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा x1 और x2 आ गया। x1 इज लेस देन x2। राइट? अब सुनना ध्यान से। अब ये जो 60% दिया, ये क्या दिया है? ये जवाब दिया है। क्या दिया है? ये जवाब दिया है कि जो आपका मासिक वेतन का अंतराल है उस अंतराल में, यानी जो मध्य के मासिक वेतन है, यानी कि ऐसा कि जो दो कैटेगरी के बीच में आते हैं उसमें कितने कर्मचारी आ रहे हैं? 60% मध्य के कर्मचारी आ रहे हैं। राइट? तो ये हमारा क्या दिया हुआ? ये हमारा दिया जवाब। अब बोलोगे सर जवाब का मतलब क्या है? तो याद रखना है, जवाब का मतलब है हमें एरिया दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है हमें? 60%। तो 60% का मतलब होता है 60/100 और 60/100 का मतलब होता है 0.60। क्लियर है इतना? यानी कि अगर मैं इसको अच्छे से लिखता हूं तो कैसे होगा? x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2
इज इक्वल टू 0.60। क्लियर है? अब यहाँ पे दो का दोनों वैल्यू गायब है, तो ना हम इसको जेड में कन्वर्ट सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। अब दो का दोनों वैल्यू गायब है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। क्यों दिक्कत वाली बात है वो ध्यान से सुनना। ये हमारा जो ग्राफ बनता है, ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का नियम है हम कहीं से तो लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि हम शुरू कहां से करें खत्म कहां से करें। लेकिन एक इंफॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी दे दिया है, और ये दे दिया है कि जो इंफॉर्मेशन है वो कैसा है, मध्य के 60% है। क्या बोला है? मध्य के 60% है। तो मध्य के 60% का मतलब क्या होता है वो ध्यान से सुनना। मध्य के 60% मतलब ये यहाँ पे बीच में कुछ है, तो मध्य के 60% मतलब मध्य मतलब कुछ इधर से होंगे कुछ इधर से होंगे, राइट। यानी दोनों हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। मध्य का मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमारे बीच में होंगे, राइट। तो ये दोनों बीच में कब होंगे, जब दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों साइड बराबर होने का मतलब क्या है, दोनों साइड बराबर होने का मतलब ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगा। क्लियर है? अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। इसको लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और इसको लिखेंगे प्लस इनफाइनाइट, राइट। और यहाँ पे ये होगा Z1 और ये होगा हमारा Z2, और यहाँ पे जो होता है हमारा z इज इक्वल टू 0, तो वो तो हमें लिखना ही है, राइट। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि जब भी हम वैल्यूज लिखेंगे हमेशा इस साइड से ऐसे जाएंगे, ऐसे हमेशा इस साइड से ही जाना है। अब ये ग्राफ जो देखोगे तो ये ग्राफ क्या दोनों तरफ बना है या एक तरफ बना है, तो ग्राफ देखने के बाद यही पता चलता है कि ये क्या हुआ है, दोनों तरफ बना हुआ है। और मैंने कहा था जब दोनों तरफ बना हो तो हमें क्या करना होता है, बीच में प्लस करना होता है। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो मैंने कहा हमें इस साइड से शुरू करना होता है, तो इस साइड से हम कहा है जेड से शुरू करेंगे, और यहाँ पे 0, ये हमारा 0 होता है, तो हम 0 पे आके रुक जाएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देखना। हम इसको लिखेंगे Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर मैंने कहा दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। और फिर यहां से शुरू करके हम कहां तक जाएंगे, Z2 तक जाएंगे। यानी कहां से शुरू करेंगे, 0 से। तो 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट मिला है वो कितना मिला, 0.60। ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। क्लियर है इतना? अब हमें इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है, ये जो हमारा ग्राफ है ये बोला मध्य के है ना, तो मध्य की वजह से हमें ये बात पता चल रहा है कि ये दोनों हिस्से क्या है, बराबर है। और अगर ये दोनों हिस्से बराबर हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2। क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमें सवाल में बोल दिया मध्य के, राइट। तो मध्य के बोलने की वजह से हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू हमारा क्या है, Z2 है। और अगर हमारा Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह पे या तो Z2 कर दूं या तो इसकी जगह पे मैं Z1 कर दूं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मैं Z2 की जगह पे Z1 करता हूं। यानी कैसे हो जाएगा, Z1 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसकी जगह पे मैं Z1 कर दूंगा, यानी इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर इसकी और इसकी वैल्यू सेम हो रही है तो मैं पूरा का पूरा वही कॉपी कर दूंगा, यानी Z1 लेस देन Z लेस देन 0, राइट। मैंने उसी को पूरा कॉपी कर दिया और वैल्यू आ रहा आपका 0.60। अब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, Z1 लेस देन Z लेस देन 0 इज इक्वल टू 0.60, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आएगा Z1 लेस देन Z लेस देन 0, और ये आपका आ जाएगा आंसर 0.30। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा आंसर, ये वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब सवाल है सर ये पता कैसे चलेगा कि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो हमने जितने भी सवाल किए थे उसमें हमारा ये z का वैल्यू होता और इज इक्वल टू करके जो हमें फाइनल वैल्यू मिलता था उसको हम बोलते थे क्षेत्रफल, एरिया या संभावना, राइट। एरियाज या संभावना यही बोलते थे कि नहीं। तो अगर हमें यही दिया हुआ है तो चाहे हम जितना सॉल्व कर ले तो रहने वाला वही है ना। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमें मिल गया क्षेत्रफल, राइट। क्या मिल गया हमें, क्षेत्रफल। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे वो ध्यान से तो देखना। अब हमारा काम ये होगा कि हमें पीछे टेबल में जाना है, हमें क्या करना है, पीछे टेबल में जाना है और उल्टा देखना है। क्या करना है, उल्टा देखना है। उल्टा देखने का मतलब क्या वो मैं समझाता हूं। पहले चलते हैं और जेड टेबल पे। तो यहाँ पे पेज नंबर 216, यहाँ पे मैंने पहले से कुछ बातें लिखी है जो मैं हर बार आपको एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि ये जो लाइन है ये आपका क्या है, जेड का वैल्यू है, राइट। और ये जो लाइन है वो आपका क्या है, वो है आपका क्षेत्रफल है, राइट।
और हम हर बार जब सवाल सॉल्व किया तो हमने क्या किया था, हम z की वैल्यू देख के हम एरिया ढूंढते थे, हाँ या ना, राइट। तो हम वही करते थे। पर अब इस बार क्या करना है कि इस बार गलती से हमें एरिया जो है वो तो दिया ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एरिया के दम पे, ध्यान से सुनना, हम एरिया के दम पे, सॉरी, एरिया के दम पे हम क्या ढूंढेंगे, z ढूंढेंगे। क्लियर है? ये कैसे रियलाइज हुआ? ये ऐसे रियलाइज हुआ कि हमारा जो वैल्यू है वो आंसर, वो हमारा z का वैल्यू है, राइट। तो अब ढूंढेंगे कैसे वो देखना। हम यहाँ पे देखेंगे तो 0.30 दिया हुआ है, यानी कि हमें ये काम करना है, यहाँ पे देखना कि 0.30 कहाँ है। तो कैसे ढूंढोगे, वो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले फटाफट दो नौ पे आ जा, तो 2 9 6 7 2 9 9 5, तो यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम तो 2 9 9 5 है। लेकिन कहीं पे हमें भी, यहाँ पे देखो, क्या कहीं पे हमें 30 दिख रहा है, 0.30 दिख रहा है? तो बिल्कुल नहीं, 0.30 नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि जो 0.30 है वो इनके बीच में ही आ सकता है। कैसे पता चला? क्योंकि ये वैल्यू है 0.2995 और ये है 0.3023, तो इसी के बीच में कहीं हमारा आ जाएगा 0.3000, राइट। कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से सुनना। तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल में उल्टा देखने पर, क्या लिखेंगे, टेबल में उल्टा देखने पर, या हम लिखेंगे z टेबल में उल्टा देखने पर। क्या देखा हम लोगों ने? हम लोग ये ने देखा, सॉरी, हम लोगों ने ये देखा कि 0.30 जो है यह, क्या यह किसके बीच में आ रहा है? यह 0.995 और 0.3023 के बीच में आएगा। यह कहाँ आ रहा है? 0.2995 और 0.3023 के बीच में आता है। अर्थात, अर्थात क्या, वो समझो। अर्थात ये है कि 0.2995 कहाँ है? तो ये हमारा 0.8 के सामने वाली लाइन में है और 0.4 के नीचे वाली लाइन में है। मतलब इसको हम लिखेंगे, अर्थात ये जो वैल्यू है वो कहाँ रहा है? 0.84, यही है ना। देखो ये रहा 0.8 और ये रहा 0.04, मतलब ये हो गया 0.84 और दूसरा वाला हो जाएगा 0.85, यानी कि 0.84 और 0.85 के बीच अंतराल आएगा, राइट। हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे इसको 0.84 प्लस 0.85 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.845। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वैल्यू आया है वो प्लस माइनस में आएगा। याद रखना, जब भी हम ऐसा सॉल्व करेंगे हमेशा वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस में आएगा। अब प्लस और माइनस में आया 0.845, तो अब मैं ये जो जगह बचा इसी जगह का मैं इस्तेमाल करके यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, ताकि हमें नीचे ना जाना पड़े। ठीक है, लिखना भी। हमें दो वैल्यू मिला है, एक Z1 का मिला होगा और एक Z2 का मिला होगा। तो मैं पहले दोनों का वैल्यू लिख देता हूं 0.845 और इसका भी वैल्यू लिख देता हूं 0.845। अब दोनों वैल्यू तो प्लस में ही है, तो अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा? तो याद रखना है कि Z1 जो हमारा था वो माइनस तरफ था, तो Z1 की वैल्यू माइनस में हो जाएगा, Z2 की वैल्यू प्लस में, तो प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है। अब Z1 का फॉर्मूला, Z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और z की वैल्यू है -0.845, इज इक्वल टू x का तो अता पता नहीं है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा माइनस म्यू। म्यू जो था वो हमारा कितना था? तो म्यू था हमारा 15,000 और सिग्मा था 4,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 4,000। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 4,000 गुणे 0.845। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो ये आएगा x1 माइनस 15,000 इज इक्वल टू, अब इसका गुणा 4,000 गुणे 0.845 कर दो, लेकिन ये माइनस में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 4,000 गुणे 0.845 करो, कितना आएगा? तो मेरी कैलसी किधर चली गई, वेट, लगता है मैंने कैलसी कहीं रख दिया, दिख नहीं रहा है, हाँ मिल गई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4,000 गुणे 0.845, तो ये आ जाएगा 3380। कितना आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, 0.845 गुणे 1000, ये आपका कितना, 15,000 बोला, 4,000, सॉरी,
4,000 गुणे 0.845, तो ये आ जाएगा आपका 3380। कितना आ जाएगा? 3380। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3380, राइट। तो अब हमारा x1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3380, ये माइनस में है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे प्लस 15,000। तो अब हम इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस ये 15,000 माइनस 3380, तो हमारा आंसर आएगा 11,620 रुपए। यानी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11,620 रुपए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 11,000। मैं बता देता हूं आपको, हमारी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11,640। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 11,640। अब बोलोगे सर कि ये तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, चलो 2-4 का डिफरेंस आता तो हम मान लेते कि ठीक है, पर ये तो सिर्फ 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो कैसे होगा? तो याद रखना है कि जो हमारा ये 20 का डिफरेंस है वो इस वजह से आया है क्योंकि इन लोगों ने बुक में क्या किया है, ये एवरेज वाले को इग्नोर किया है। लेकिन हम जितने भी सवाल सॉल्व करते हैं हम हमेशा एवरेज को लेकर ही सॉल्व करते हैं। अब एक सवाल के लिए मैं बताऊं कि एवरेज को नहीं लेना और एक को मैं बताऊं एवरेज को लेना है, तो ये गलत बात होगा। इसी वजह से हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो हम लिख देंगे अनुमानित। क्या लिख देंगे? अनुमानित। ये कोई कंफर्म नहीं आया है, इसीलिए हम लिख देंगे ये हमारा अनुमानित मूल्य आया है, अनुमानित। दूसरी बात, आपको जो लॉग टेबल मिलता है, मैंने पहले ही बताया था कि लॉग टेबल में टोटल आपको 5 डिजिट वाला मिलता है, और हमारी बुक में कितने डिजिट वाला दिया हुआ है? हमारी बुक में 4 डिजिट का दिया है, और इसी वजह से पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, और पॉइंट्स के डिफरेंस की वजह से जब वैल्यू बड़ी वैल्यू से गुणा भाग होता है तो वो और डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा Z2 की बात करते हैं, तो Z2 के लिए भी सेम वही लगाओगे, x2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x2 की वैल्यू कितना है? ये प्लस में होगा 845 इज इक्वल टू x2 का अता पता नहीं है माइनस म्यू, म्यू कितना है हमारा? 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000। अब फटाफट कर देता हूं मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी x2 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0.845 डिवाइडेड बाय 4,000, 4,000 था, सॉरी ये गलती से 5 लिख दिया है, ये प्लस में आ जाएगा 3380। आंसर सेम आने वाला है, तो x2 इज इक्वल टू 3380 प्लस 15,000, तो ये हो जाएगा आपका 18,380 रुपीज। ये हो गया आपका x2 की वैल्यू। क्लियर है? यानी जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि x1 यानी 11,620 और x2 यानी कि 18,380 के बीच में हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है। क्लियर है? अब इन दोनों का अगर आप एवरेज लोगे ना, और इन दोनों का जो बुक में दिया हुआ आंसर उन दोनों का एवरेज लोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि पॉइंट की वजह से जो डिफरेंस आया वो उसी की वजह से, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर है इतना? ये था हमारा पहला सवाल। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, तो इसी में एक और सवाल दिया है, वो ध्यान से सुनना। इसी में दूसरा सवाल क्या दिया है? इसी में दूसरा सवाल दिया है कि यदि 250 कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 तथा x1 के अंतराल में हो तो। अब बोला है कि 250 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन का अंतराल 15,000 और x1 के बीच में है। अब x1 तो हमें पता ही नहीं है, पर हमें ये बात पता है कि 15,000 और x1 के बीच में संबंध है, और इसमें कितने कर्मचारी हैं? टोटल 250। लेकिन हमारे पास टोटल कितने कर्मचारी? 1,000। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 250 डिवाइडेड बाय 1,000। कैसे लिखेंगे? 250 डिवाइडेड बाय 1,000, क्योंकि यही तो हमारा एरिया निकलेगा, या यही हमारा तो आंसर है कि 15,000 और x1 के बीच में टोटल कितने लोग आ रहे हैं, तो 250 बटे में 1,000, यानी जो आंसर निकलेगा वो आपका संभावना होगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.25। मतलब ये है कि 0.25 लोग जो हैं वो इसके बीच में आते हैं, राइट। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे, वही बात आ जाती है। ये 15,000 है ना, तो जो हमें दिया है पहले उसको हम जेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। एक्स की वैल्यू है 15,000 माइनस 15,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब जो हमारा Z1 की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा? 0। Z2 बराबर लिखेंगे जब हम, तो Z2 बराबर क्या होगा? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब ये x की वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, म्यू की वैल्यू हमें पता है और सिग्मा की वैल्यू पता है, पर ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको कैसे सोल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू एक मिल गई, यानी z की वैल्यू मिल गई, तो हम कैसे लिखेंगे? 0 और
देखिए ध्यान से सुनना, हमारा जो वैल्यू है वो 0 और x1 के बीच में अटका हुआ है, 0 लेस देन x लेस देन x1, और इसके बीच में आंसर कितना हमारा 0.250। अब सवाल ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना, अब आंसर जो है, हमारी संभावना जो है वो दिया हुआ है 0.25। तो मैंने कहा था संभावना हमेशा प्लस में होता है, राइट। मैंने क्या बताया था कि संभावना हमेशा प्लस में होता है, इस वजह से हम इसको बेस लेके बाकी को जज नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, हमारा जो x की वैल्यू आया हुआ है 0, और सॉरी, हमारा जो x1 की वैल्यू आया वो 0 आया है, और x2 की वैल्यू जो आया था वो हमारा दिया नहीं है, और आंसर जो दे है वो 5 से क्या है, कम है। क्या कहा मैंने, 5 से कम है। और बोला है कि x के बीच में आ रहा है, 0 और x के बीच में आ रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम मान लेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो किस तरफ भाग रहा है, प्लस की तरफ है। एडजस्टमेंट कर लेना। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 0। अब ये z इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा x1। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमें अवेलेबल है ऑलरेडी, 250। हमें बस क्या करना है, फॉर्मेट में वैल्यू रखना है ताकि हमें z की वैल्यू भी मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लेस देन x लेस देन x1, यानी कि 0 लेस देन z लेस देन z1 इज इक्वल टू 0.250। कितना, 0.250। अब मैंने कहा था सेम वही बात हमें देखनी है, क्या देखनी है कि 0.250 कहाँ आता है। ये हमारा क्या दिया है, एरिया। याद रखना है कि अगर इक्वल के बाहर की वैल्यू है, या हमें सवाल में जो हमें माध्य और विचलन दिया है उसके अलावा का कुछ नाम दिया रहेगा, समझ जाना, वो हमारा आंसर है। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे वो देखो। जैसे हमारा ये टेबल ओपन करोगे, अब इस बार ढूंढोगे 0.250। क्या ढूंढोगे, 0.250। ध्यान से सुनना, तो जब हम 0.250 ढूंढते हैं तो 0.250, मैंने क्या कहा, 2 4 के एकदम एंड में जाओ। तो 2 4 किधर है, 2 4 किधर है, ये रहा 2257 ना। अपना कितना है, अपना है 250, यानी 250 है यार। 250 की दर है, 250 250, ये रहा। ये देखो, 2486 और 2518, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। तो सेम बात वही हो जाती है कि 0.0 से लेके कितना है, तो 0 से लेके ये 7 है और ये 8 है। मतलब ये हुआ कि हमारा टेबल में उल्टा देखने पर, ध्यान से सुनना, टेबल में क्या लिखेंगे, टेबल में उल्टा देखने पर हमारा जो 0.250 है, ये कहाँ आता है, ये आता है 0.67 और 0.68 के बीच में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सुनना। तो मैंने क्या कहा, इसको हम लिख देंगे 0.67 प्लस 0.68, यानी डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो 0.67 और 0.68 को डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.675। कितना आ जाएगा, 0.675। और ये आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि ये जो Z1 है ये हमारा प्लस वाला है, राइट, यानी हमने प्लस साइड बनाया ड्राइंग इसकी वजह से। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो वही बात आ जाती है, Z1 या Z2 जो भी लिया होगा, x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.675 इज इक्वल टू x1 का आता पता नहीं है, म्यू का वैल्यू है 15,000 और इसका वैल्यू है 3,000। हमारा काम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इनको समझा देना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस 15,000 इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, तो 0.675 इंटू 3,000, तो ये आ जाएगा 202.5। कितना आ जाएगा ये, 202.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, नहीं 202 पॉइंट नहीं, सॉरी 2025 है। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा कैल्सी में पॉइंट वाला दिखा नहीं, लेकिन ये पॉइंट में नहीं है, ये 2025 है। अब इसको लिखोगे x1, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2025 प्लस 15,000,
तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो 15 दो 17,025। तो ये हो गया हमारा x1 का आंसर। अब इस सवाल में देखोगे तो फिर से वही बात हो गई है कि पॉइंट के डिफरेंस की वजह से 25 रुपए का अंतर आ गया है, नहीं तो आंसर होता हमारा 17,000 रुपए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी गलती हो गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी सॉरी। हाँ, गलती ये हो गई है कि हमारा जो मासिक वेतन है वो है 4,000, और इसमें गलती से मैंने 3,000 ले लिया था। तो इसको सॉल्व करेंगे वापस। तो 0.675 गुणे 4,000, तो ये आएगा 2,700 रुपए। सॉरी, कहाँ से मिस्टेक हुई है? यहाँ पे लिखेंगे x-1 15,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 4,000 है, तो 4,000 गुणे 0.675 करोगे तो होगा 2,700। राइट, कितना होगा? 2,700। अब वही बात आ जाती है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2,700 प्लस 15,000, यानी 15 दो 17,700 हो जाएगा। कितना होगा? 17,700। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो किसके बीच में आएगा? ये इसका x1 का वैल्यू 15,000 था, तो 15,000 और 17,700 के बीच में हमारे 250 इंप्लॉइज आते हैं। क्लियर है? तो वो लाइन आपको लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आएगा। मैंने स्लो समझाया और कोशिश किया कि जो कंसेप्ट है वो आप क्लियर कर लो, क्योंकि इन सवालों में क्या मेन कंसेप्ट होता है, उसके बाद तो आप प्रैक्टिस कर करके अपने हिसाब से कर सकते हो। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो जो क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उन क्वेश्चंस को एनी हाउ सॉल्व कर लेना। उसके बाद आप अपनी पेपर राइटिंग और स्पीड बढ़ाने के लिए पेपर्स का यूज कर सकते हो, जो मैं मेरे नए ऐप पे मैं अपलोड कर दूंगा। पेपर वो फ्री में रहेगा, और मेरे नए ऐप का नाम है, जो मैंने अपने नाम से लॉन्च किया है, उसका नाम है AKT अपनी क्लासेस। इस पे आने वाले समय में सारी जो कोर्स होते हैं हमारे कॉमर्स का, वो आपको फ्री में अपलोड होगा। कुछ क्लासेस फ्री में होगी, कुछ क्लासेस पेड होंगी, यानी कि ऑफिशियली एक तरह का ट्यूशन की जैसा होगा, जो आपको पूरा ट्यूशन का फील आएगा। टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, आपको मैं मार्क्स बताऊंगा कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। आपको नोट्स मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकोगे। ये सारी फैसिलिटीज वहां पे मिलेंगी। तो जो भी बच्चे, मतलब अभी तो आपका तो चलो 12वीं खत्म हो रहा है, पर आपके पहचान में ऐसे बच्चे हो जो 11वीं में हो, राइट, और आपको लगता है कि हाँ उनको अच्छी कोचिंग की जरूरत है, और आप इस तरह से जो मेरे साथ क्लास पढ़ रहे हो और आपको लगता है ऐसा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ आप प्ले स्टोर पे सर्च कर ले AKT अपनी क्लासेस। क्लियर है इतना? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी चीजें इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही, ताकि बच्चों और लोगों को भी पता चले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।